गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं। एल्काइल शिफ्ट थी, हाइड्राइड शिफ्ट थी, फेनाइल शिफ्ट थी और फेनाइल में अलग अलग लिंकेज लगी होती थी, उसकी शिफ्ट करते थे। उसके बाद मैंने बताया था जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी शिफ्टिंग उतना ज्यादा होगा, रीअरेंजमेंट उतना अच्छे से होगा। लेकिन एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया था कि फेनाइल हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट में अगर हम बात करें तो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे फास्टर होती है, फिर फेनाइल शिफ्ट होती है, फिर उसके बाद एल्काइल शिफ्ट होती है। लेकिन इसके बारे में मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा मेंशन हो कि बाय रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो फिर हम माइग्रेटरी ऑर्डर के बेस पर जाएंगे। लेकिन अगर आरडीएस स्टेप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है तो हम कार्बोकेटाइन का अरेंजमेंट ऐसे कराएंगे कि हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर बैक बॉन्डिंग की कहीं पर पॉसिबिलिटी, तो बैक बॉन्डिंग में पॉसिबिलिटी है तो बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा। मतलब बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट से थर्ड कार्बन पे सीधे चला जाएगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड ऐसे जाएगा। लेकिन वहां पर हम उन ग्रुप को माइग्रेट करा के बाहर करा देंगे जो बैक बॉन्डिंग में इंटरफेयर कर रहे होंगे, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे ही कुछ कार्बोकेटाइन का मैंने बात बताया था। बॉन्ड शिफ्ट का भी बात हुई थी, रिंग एक्सपेंशन की बात हुई थी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई थी। 4 मेंबर की रिंग 5 मेंबर में भी चली जा सकती है और 4 मेंबर की रिंग 3 मेंबर में भी आ सकती है। अगर 4 मेंबर की रिंग में डायरेक्टली कार्बोकेटाइन रिंग में ही प्रेजेंट है तो वो 4 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका डांसिंग रेजोनेंस का पार्ट होगा, बनाना बॉन्डिंग की बात होगी, उसको हम लोग सिग्मा रेजोनेंस के बाद भी बोलते हैं। लेकिन 4 रिंग मेंबर रिंग के बाहर कोई कार्बन है, उसमें कैटायन प्रेजेंट है, तो वहां पर रिंग का एक्सपेंशन होगा, 4 से 5 मेंबर में जाएगा और 5 वाली 6 मेंबर में चली जाएगी। सर 6 वाली 7 में भी जा सकती है अगर बैक बॉन्डिंग मिल रही। सर 6 और 7 में बहुत डिफरेंस नहीं है, 5 और 6 में भी बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेबल थोड़ी सी 6 ज्यादा होती 5 और 7 के कंपेयर में। लेकिन 5 की 6 आराम से चली जाएगी, 6 की 7 में तब जाएगी जब कहीं उसको बैक बॉन्डिंग मिल रही होगी, और 7 की 6 आ जाएगी नॉर्मल केस में बैक बॉन्डिंग हो रही हो या बैक बॉन्डिंग ना हो रही हो। तो रिंग एक्सपेंशन भी था और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी था। इतनी सारी बातें हम डिस्कशन करने के बाद अब हम कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बनाया है उसको कहाँ यूज करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन यूज होगा, कहाँ पर हम रीअरेंजमेंट कराएंगे, बस हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा, मजा आने वाला है आपको। तो हम पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन लेते हैं जिसमें डिहाइड्रेशन पार्ट लेते हैं। रिएक्शंस इन विच इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व, हम टॉपिक डालने जा रहे हैं रिएक्शंस इन विच इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। ऐसी रिएक्शन जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर, सबसे पहली रिएक्शन लिखेंगे यहां पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, और वो भी मीडियम यहां पर क्या होगा, इन एसिडिक मीडियम। बात हम बताएंगे, डोंट वरी। एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है हमेशा, डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर। वाटर को हम रिमूव कर रहे हो अल्कोहल से। सर वाटर को रिमूव कर रहे हो अल्कोहल से, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलेंगे।
अल्कोहल से वाटर का रिमूवल ही हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा। यहां पर हम मीडियम एसिडिक यूज करेंगे, वो भी हम बताएंगे क्यों एसिडिक मीडियम यूज करने वाले, ठीक है। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, एल्कीन। हम बेसिकली एल्कीन की बात यहां पर करने जा रहे हैं, एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने एक कोई अल्कोहल लिया, मान लिया कि CH3 CH2 OH लिया, CH3 CH2 OH लिया, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मैंने कराया, 3 अलग अलग रिएक्शंस यहां लेते हैं, हमें एक की जरूरत है लेकिन 3 अलग अलग हम क्यों ले रहे हैं वो हम बताते हैं। अगर हम यहां पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, याद रखना आपको पता ही होगा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट होता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ना कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ना कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बात को समझना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ना कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, और यहां पर भी दूसरा केस भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का होगा और तीसरा केस भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। यहां पर टेम्परेचर हम 110 डिग्री, डिहाइड्रेट किसी चीज से किसी को रिमूव करना, मतलब वहां कहीं ना कहीं हम हीटिंग इफेक्ट यूज करेंगे। यहां पर अगर हमने टेम्परेचर यूज किया तो एक 140 डिग्री का टेम्परेचर का पार्ट, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 160 से 170 डिग्री, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे हम बात करते हैं। बताना चाह रहे हैं, जरूरत हमको एक की है लेकिन यहां पर 3 अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है CH3 CH2 HSO4 या SO4H, जो भी लिखो, इसको हम बोलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे बना हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर 110 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं तो बनता है CH3 CH2 और CH2 CH3। तीनों केस में डिहाइड्रेशन हुआ है, और जब 160 से 170 डिग्री सेल्सियस हो तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बात को समझना, एक्चुअली मुझे जरूरत है सिर्फ डिहाइड्रेशन की, लेकिन तीनों में वाटर निकल रहा होगा। यहां पर थोड़ा सा अपन पेशेंस रख के थोड़ी सी समझ लेंगे। दिस 3 टेम्परेचर कंडीशन इज ओनली फॉर दिस 3 टेम्परेचर कंडीशन इज ओनली फॉर इथाइल अल्कोहल। सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट किसके लिए डिस्कस करेंगे हम, किसके लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए। इथाइल अल्कोहल के लिए 3 टेम्परेचर का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑल अल्कोहल, रेस्ट ऑल अल्कोहल ऑन हीटिंग with concentrated sulfuric acid at any temperature, हीट कर रहे हो at any temperature cause dehydration, डिहाइड्रेशन कॉज करेंगे, डिहाइड्रेशन क्या फॉर्म एल्कीन। बाकी जो अल्कोहल है उनको अगर हम किसी भी टेम्परेचर पे डिहाइड्रेट करें तो एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। मिथाइल अल्कोहल, फिर से मिथाइल अल्कोहल में एल्कीन बन ही नहीं सकता क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में CH3 है, एक ग्रुप है, तो वो हमेशा ईथर का फॉर्मेशन करेगा, जो हमको जरूरत नहीं पड़ती मिथाइल अल्कोहल के केस में। अब ये 3 अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन क्यों हुई होगी ये पहले समझाते, फिर हम डिस्कस करते। देखो मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो।
मैकेनिज्म ध्यान देना। मैकेनिज्म सबसे पहले जो H2SO4 है, H2SO4 आपको पता है कि H प्लस फर्निश करेगा और HSO4 माइनस फर्निश करेगा। H प्लस फर्निश करेगा और HSO4 माइनस फर्निश करेगा। हम डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज ओनली केस फॉर इथाइल अल्कोहल। वेस्ट ऑल अल्कोहल कॉज डिहाइड्रेशन फॉर्म एल्कीन। बहुत सिंपल सा। इन सब रिएक्शन का इंटरमीडिएट सर क्या है? कार्बोकेटायन। कैसे? देखो, अब जो ये CH3CH2OH है, स्टेप फर्स्ट है CH3CH2OH, ये एसिडिक मीडियम में H प्लस के साथ क्या होगा? लुईस एसिड बेस होगा। H प्लस के साथ लुईस एसिड बेस होगा। लुईस एसिड बेस होगा तो ये बन जाएगा CH3CH2O OH2 प्लस। इसको हम नाम नहीं दे देते हैं, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम नाम दे देते हैं ऑक्सोकेटायन। ऑक्सोकेटायन, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं ऑक्सोकेटायन। अब आगे क्या होगा यहां ध्यान समझना। ये जो OH2 प्लस है, OH2 प्लस है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप जनरेट हो गया। अब ये जो जनरेट हो गया है गुड लीविंग ग्रुप हो गया, गुड लीविंग ग्रुप हो गया। OH2 प्लस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है सर, अच्छा लीविंग ग्रुप जनरेट हो जाएगा। जब अच्छा लीविंग ग्रुप होगा तो ये इस तरीके से लीव कर जाएगा और जब लीव कर जाएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा? H2O और ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस। ये सर जनरेट हो गया है हमारा क्या? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है कार्बोकेटायन। सर कार्बोकेटायन हर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसमें हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होंगे सर, हर एक में कार्बोकेटायन जनरेट होना, हर एक में कार्बोकेटायन जनरेट होना, हर एक में कार्बोकेटायन जनरेट होना। अब इस कार्बोकेटायन के तीन अलग अलग स्टेप बताते हैं। ये जो कार्बोकेटायन है, अगर हमने 110 डिग्री सेल्सियस लिया, 110 डिग्री सेल्सियस मतलब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं, बॉन्ड जुड़ना चाहेगा सर, याद करो। टेम्परेचर कम है तो बॉन्ड जुड़ना चाहेगा। तो ये जो HSO4 माइनस है 110 डिग्री सेल्सियस में HSO4 माइनस इसके साथ कंबाइन हो जाता है, लो टेम्परेचर है इसके लिए, और ये SO4H का फॉर्मेशन हो जाता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे। 110 डिग्री सेल्सियस पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर दूसरा केस बात करें, केस सेकंड, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा 140 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो अनदर मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये इसके लिए सिर्फ याद रखना, बहुत पॉपुलर नहीं है ये, 3 केसेस बहुत पॉपुलर नहीं है। हम हीटिंग लिखा होगा तो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। अगर मैंने 140 डिग्री सेल्सियस यूज किया तो सर इसका लुईस एसिड बेस हो जाना, इसका ही लुईस एसिड बेस हो जाना। 140 डिग्री सेल्सियस पे ये बन जाना है CH3CH2, O से H प्लस और CH2CH3। फिर H प्लस जो दिया था हमने, H प्लस जो दिया था, कहां दिया था? जो H प्लस लिया था इसने, वो H प्लस रीअपियर हो जाएगा, ये बन जाएगा सर CH3CH2O CH2CH3। दिस इज डाईइथाइल ईथर। ईथर बन गया सर 140 डिग्री सेल्सियस में, समझो ये है ईथर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया सर, आपको मैंने पढ़ाया पहले बताया है कि कार्बोकेटायन जनरेट होने पे क्या क्या बनता है। कॉम्बिनेशन भी होता है और सर एलिमिनेशन भी होता है। लो टेम्परेचर पे कॉम्बिनेशन हो जाता था और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो जाता था, याद करो। अब यहां पर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो यहां पर HSO4 माइनस हाई टेम्परेचर पे एक्ट एज बेस, याद करो मैं पहले बता चुका हूं।
हाई टेम्परेचर पर जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो खुद ही बेस की तरह काम करते हैं। यहां पर ये भी न्यूक्लियोफाइल था, जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल, और ये कार्बो एनायन है न्यूक्लियोफाइल, ये कैटायन इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है सर, और ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है सर। अब देखो, जब टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, हमने पीछे पढ़ाया है पहले लेक्चर में कि जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेस की तरह काम करने लगेगा, एक्ट एज बेस। एक्ट एज बेस का मतलब ये इस H प्लस को, बेस का मतलब होता है H प्लस को निकाल लेना, बेस का मतलब H प्लस को ले लेना, बेस का मतलब H प्लस को ले लेना, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस H2SO4 निकल गया। ये देखो एल्कीन। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवर कर देते हैं और लो टेम्परेचर पे कॉम्बिनेशन फेवर करते हैं। हाई टेम्परेचर पे जो न्यूक्लियोफाइल थे वही बेस की तरह काम करने लगते हैं, और जो लो टेम्परेचर होगा, चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, हाई टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बेस की तरह काम करना है, और लो टेम्परेचर पे कॉम्बिनेशन हो जाना है तो सर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है। तो ये तीन केसेस थे अलग अलग टेम्परेचर के। लेकिन अगर तुमसे इथाइल अल्कोहल देते, सिर्फ हीटिंग दिया हो, ध्यान से समझना, नोट कर लेना चाहे तो, अगर इथाइल अल्कोहल दिया हो, सिर्फ हीटिंग दिया हो, इथाइल अल्कोहल दिया हो और सिर्फ हीटिंग दिया हो, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे वाटर निकाल के एल्कीन बना दोगे, सीधे सीधे वाटर निकाल के एल्कीन बना दोगे, सीधे सीधे वाटर निकाल के एल्कीन बना दोगे। ये बात समझना, वाटर निकाल के एल्कीन बना दोगे अगर सिर्फ टेम्परेचर हीटिंग का साइन दिया है, एरो इस तरीके से सिर्फ दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हीटिंग है, मतलब फाइनली एलिमिनेशन का, चाहे इथाइल अल्कोहल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी हो। यहां सिर्फ ये तीन कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हम इथाइल अल्कोहल के लिए बात कर रहे हैं, बाकी के लिए तीनों कंडीशन की बात नहीं कर रहे। यहां पर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो वाटर को रिलीज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है, जो वाटर को निकाल लेते हैं, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है, एक तो बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहां बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और दूसरा अगर हम बात करें, सेकंड हम यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, H3PO4 के साथ भी हम यही सब काम कर सकते हैं। HCl, HBr, HI कभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं काम करते हैं। HCl, HBr, HI बहुत कभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं काम करते हैं, क्योंकि उनका जो क्लोराइड आयन बनता है, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, फ्लोराइड आयन, ये कभी वो बेस की तरह नहीं काम करते, हमेशा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो जाके सर जुड़ जाते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेते हैं। तो HX कभी भी बेस की तरह काम नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह X माइनस काम कर लेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में HCl, HBr, HI, HF ये कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे। यहां पर जो यूज करते हैं बेसिकली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, या कभी आपको KHSO4 भी मिल सकता है। KHSO4 मतलब इसके साथ भी एसिडिक मीडियम है, इसके साथ भी एसिडिक मीडियम है, हीटिंग कंडीशन मेंशन कर दिया तो वो भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इनमें से कुछ भी लिखा हो या इनमें से H प्लस के साथ हीट लिखा हो, H प्लस के साथ हीट लिखा हो, सबके लिए आपका एलिमिनेशन कराना है, सबके लिए। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये सब के सब एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाय फॉर्मेशन आप ध्यान से समझना, सब H प्लस फर्निश करेंगे तो ये स्टेप सबके लिए होगा, सब H प्लस फर्निश करेंगे तो ये स्टेप सबके लिए होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या कार्बोकेटायन, सबके सब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे, सबके सब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन
कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे, जितने भी हैं वो सब के सब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म करेंगे। बात को बहुत ध्यान से समझना। इन अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में अगर ये दिए हुए हैं या ये दिया हुआ है तो इन सब में इंटरमीडिएट OH को हटा के आप कार्बोकेटायन बना लो और उसके बाद आप एलिमिनेशन करा दो। OH को हटा के जब कार्बोकेटायन बनाओगे तो उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उससे आप हाइड्रोजन निकालो। कार्बोकेटायन बनाने के बाद जो कार्बन बचा हुआ है उससे आप हाइड्रोजन निकालो। सर कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ होगा। मैं आपको वो सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। इतना मुझे उम्मीद समझ है, ये समझ में आया होगा कि हम H+ के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होके एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इथाइल अल्कोहल के लिए 3 केसेस है, जो अगर मेंशन हो वो आप कर लो, नहीं मेंशन है H+ के साथ इथाइल अल्कोहल का हीटिंग दिया हुआ है तो सीधे आप डिहाइड्रेट करके वाटर निकालो। डिहाइड्रेशन तीनों, इसमें भी वाटर निकला, इसमें भी वाटर निकला, इसमें भी वाटर निकला। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे की बात करते हैं। यस, तो हम एल्कीन के एलिमिनेशन पार्ट में ही हम आगे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, उसके पहले हम कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना चाहेंगे तो हम ये एल्कीन के पॉइंट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं एलिमिनेशन के लिए, जैसे मैंने लिया फिनाइल PH CH2 CH और CH3 और ये क्या है OH। बहुत ध्यान से, पेशेंसफुली ध्यान देना। ऊपर लिख देते हैं, मतलब क्या बना PH CH2 CHOH और CH3। ये एज्यूम करें एल्कीन हमारे पास, अल्कोहल प्रेजेंट है। इसको अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका एलिमिनेशन होता है। देखो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, PHCH डबल बॉन्ड CH CH3, या इसका प्रोडक्ट बन सकता है PHCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो कैसे, यहां कार्बोकेटायन जनरेट होगा, इससे भी H निकल सकता है और इससे भी H निकल सकता है, लेकिन किससे H निकलेगा किससे H नहीं निकलेगा वो हम बात करते हैं। ये हम अभी समझा देते हैं, दिस इज मेजर एल्कीन और दिस इज माइनर एल्कीन। ध्यान देना, मैकेनिज्म समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। ये सब पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझो। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले H+ के साथ एसिड बेस हुआ। H+ कहां से आया, H2SO4 से, और यहां कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो हीटिंग पार्ट मेंशन होगा। ठीक, तो ये H+ आया, ये बन गया PH CH2 CHOH और CH3 और ये प्लस। पहले ये क्या बन गया, ऑक्सोकेटायन। ऑक्सोकेटायन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इतने हम स्टेप बता रहे हैं, बस 1-2 रिएक्शन के लिए बताएंगे, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। उसके बाद ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा तो H2O निकलेगा, H2O निकलेगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा। बात को समझो सर, बात को समझो। कार्बोकेटायन बन जाएगा, जब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो सर उसका रीअरेंजमेंट होगा। देखो एक काम ऐसा हो सकता है, एक काम क्या हो सकता है कि बेस यहां से आए, बेस का मतलब यहां पर क्या है HSO4-, बेस यहां से आए और ये H है, समझना ये H है, बेस यहां से आए और ये H को निकाल ले जाए, ये H को निकाल ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, PHCH, थोड़ा यहां PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगी। इधर से भी बेस निकाल सकता था और इधर से भी बेस निकाल सकता था, वो मैं समझा रहा हूं, लेकिन अभी ये जो कार्बोकेटायन बना है सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर ये कार्बोकेटायन इधर से इधर शिफ्ट हो जाए,
पहले बात समझना, पहले हमको कार्बोकेटाइन बनाना है, उसके बाद उसका रीअरेंजमेंट कराना है, उसके बाद उसका रीअरेंजमेंट कराना है। एक तो कंडीशन ये हो सकती थी कि यहीं से H प्लस बेस आए और यहां से H प्लस निकाल के ये एल्कीन बन जाए। दूसरा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है सेकेंडरी से सेकेंडरी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी से सेकेंडरी में यहां पर आने पे ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो क्या बन जाएगा? पीएच CH प्लस हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्राइड की शिफ्ट हो जाएगी CH2 और CH3। ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है बट मोर स्टेबल है, बट मोर स्टेबल है सर, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएं। पहला टारगेट होगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएं। अब उसके बाद जो बेस है, जो बेस यहां पर क्या है? HSO4 माइनस बेस की तरह काम कर रहा है। इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर, इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर अल्फा हाइड्रोजन है। ये बेस यहां से H को निकाल ले और क्या बन जाए? PH CH। H को निकालेगा तो माइनस जनरेट होगा, जैसे माइनस जनरेट होगा वैसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे माइनस जनरेट होगा वैसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये एक एल्कीन बनी। अब देखो, एक एल्कीन ये जनरेट हुई थी बिना कार्बोकेटाइन के रिएरेंजमेंट के, और एक एल्कीन ये जनरेट हुई कार्बोकेटाइन के रिएरेंजमेंट से। सोचो एक एल्कीन ये जनरेट हुई बिना कार्बोकेटाइन के रिएरेंजमेंट के, और ये एक एल्कीन बन जनरेट हुई कार्बोकेटाइन के रिएरेंजमेंट। ये मोर स्टेबल एल्कीन है। क्यों मोर स्टेबल है? बात समझना, क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि इसमें फेनाइल के साथ रेजोनेंस है। ये लेस स्टेबल एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है क्योंकि इसके पास दो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज करेंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन है जो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज करेंगे। यहां पर एल्कीन का फेनाइल के साथ रेजोनेंस भी है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, ये वाली एल्कीन, और ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर हमसे पूछा जाए कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये क्वेश्चन ना पूछा जाए कि मेजर माइनर, अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट का मतलब मेजर प्रोडक्ट। बात समझना, व्हाट इज द प्रोडक्ट नोट कर लेना चाहे तो, व्हाट इज द प्रोडक्ट मींस मेजर प्रोडक्ट बात करना है हमेशा। व्हाट इज द प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट लिख दे तो मतलब मेजर प्रोडक्ट। पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब अभी मेजर भी काउंट करना है और माइनर भी काउंट करना है। मेजर भी जो बन सकते हैं वो भी काउंट करना है और माइनर भी काउंट करना है। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा माइनर वाले, और इसमें सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है सर। इसमें सिस भी हो सकता है और इसमें ट्रांस भी हो सकता है सर, क्योंकि ये ऐसे एल्कीन है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो टोटल प्रोडक्ट बोले जाएंगे, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब वो हो जाएगा। अभी वाटर नहीं ऐसे प्रोडक्ट है, वाटर से छोड़ दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचपन से सिखाया था, यहाँ साइड प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं। अगर देखा जाए तो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक एल्कीन है और ये दो एल्कीन है। टोटल 3 एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट, टोटल 3 एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज दिस, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब 3, नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब 3। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, यहां पर यह है कि हम सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कार्बोकेटाइन का अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो हम करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो हम ऐसी एल्कीन को बनाना चाहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, ऐसी एल्कीन को बनाना चाहेंगे जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी। मोर स्टेबल एल्कीन होगी, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन से बने या वो रेजोनेंस से बने या वो किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी एल्कीन की मिल जाए, हम उस एल्कीन को एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। यही मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हुए, ये हमारा एग्जांपल था। ये मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि हम यहां पर डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को रिमूव कर रहे हैं, और वाटर को रिमूव करने का मतलब एलिमिनेशन करा रहे हैं, उससे कुछ रिमूव कर रहे हैं, उससे कुछ रिमूव कर रहे हैं, तभी तो हम एलिमिनेशन बोल रहे हैं।
उससे कुछ रिमूव कर रहे हैं, हम एलिमिनेशन करा रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऐसे समझ लो, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है ना। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड बन रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए वो एलिमिनेशन है। और इस एलिमिनेशन को बोलते हैं हम लोग इवन एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। E1 का मतलब यहां पर मैं समझाता हूं आपको। E1 एलिमिनेशन E1 एलिमिनेशन का मतलब हो, 1 का मतलब यहां पर है यूनिमॉलिक्यूलर, ये मैं समझाता हूं, यूनिमॉलिक्यूलर। आगे हम कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म में वापस से इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां हम समझ जाए तो सर हमारे लिए टेंशन खत्म हो जाए। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, E का मतलब एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन का मतलब E1 है। सर एक E2 भी होती है, लेकिन वो हमारा इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं होता, वो आगे हम बढ़ेंगे। E1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, E2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, हमेशा ध्यान रखना, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती। सबस्ट्रेट का मतलब हुआ ये आपका अल्कोहल। यहां पर सबस्ट्रेट क्या है, यहां पर जो सबस्ट्रेट है, यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो अल्कोहल है। सर समझना, यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो अल्कोहल है, यहां पर जो सबस्ट्रेट है वो अल्कोहल है। पहला स्टेप ध्यान से समझना, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब जो हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, यहां पर तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है, जो हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं अल्कोहल की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बाकी किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब रेट का मतलब हम यहां रेट और कंसंट्रेशन और रेट में अगर ग्राफ ड्रा करें तो कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगी। सर रेट और कंसंट्रेशन में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे ही रेट बढ़ेगी। शायद तुमको कुछ तो आइडिया होगा, रेट और ये सबस्ट्रेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं आपको पता है एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का मतलब मोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मोर पर लीटर हम वॉल्यूम ले सकते हैं। सबस्ट्रेट, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा रेट उतनी ज्यादा होगी। रेट का ग्राफ ये है, सबस्ट्रेट का ग्राफ ये। ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब सिर्फ जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, जब रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, जब रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। जो हम अल्कोहल या जो भी हम ले रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर में, अभी तो हम अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसको हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बेस की कंसंट्रेशन की पावर 0, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसमें जो बेस यूज कर रहे हैं हम, बेस जो यूज कर रहे हैं, बेस का मतलब जो HSO4 माइनस यूज कर रहे हैं, जो HSO4 माइनस यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ध्यान समझना, जो इसका RDS स्टेप है, RDS मैंने आपको बताया था बहुत पहले, जो जिसकी वजह से रेट डिटरमाइन होगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कितनी जल्दी बन रहा है, कार्बोकेटायन कितनी जल्दी बन रहा है, बात समझना, कार्बोकेटायन कितनी जल्दी बन रहा है उस पर रेट डिपेंड करनी है। बेस बाद में स्लो रिमूव करेगा H को, फास्ट रिमूव करेगा H को। वीक बेस होगा तो भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो भी चलेगा,
बेस की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगी। अगर हमने रेट लिया और रेट के साथ बेस की कंसंट्रेशन लिया तो बेस की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन के रेट नहीं डिपेंड करेगी। बेस कितना भी बढ़ाओ, बेस कितना भी बढ़ाओ, उसका जो रेट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सबस्ट्रेट बढ़ाने पे रेट बढ़ जाएगी लेकिन बेस बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, सबस्ट्रेट। और जो रिएक्शन का आरडीएस स्टेप होता है, आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप है। तो अभी आपको एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जिन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ लिया है फिजिकल में, केमिकल काइनेटिक्स टर्म समझ लिया है, उनको स्लोएस्ट स्टेप और फास्टेस्ट स्टेप समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनने नहीं पढ़ा है वो थोड़े दिनों तक वेट कर सकते हैं, उनको स्लोएस्ट स्टेप और फास्टेस्ट स्टेप समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कुछ चीज को तोड़ के अलग करना है, कुछ चीज को तोड़ के अलग करना है, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप। कुछ चीज को तोड़ के अलग कर देना है, स्लोएस्ट स्टेप। हमें एक्टिवेशन एनर्जी लगना है, मतलब वो स्लोएस्ट स्टेप है। जो हम H2O निकाल रहे हैं, जो कार्बोकेटायन बना रहे हैं, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लोएस्ट स्टेप। और रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे स्लो वाला, मान लिया कि 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में रिएक्शन जा रही है, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में रिएक्शन जा रही है, तो उसमें सबसे जो स्लो वाला स्टेप होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, ये थ्योरेटिकली नहीं फाइंड आउट करेंगे लेकिन थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। जहां बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी, टूट रहा होगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही होगी, वो स्टेप स्लो हो रहा होगा, और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइन होगी, उस रिएक्शन के रेट जो डिटरमाइन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होने वाली है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होना है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बात को समझना, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, डिहाइड्रेट होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। जितना स्टेबल का, नोट करते रहना है सब पॉइंट, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उस अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। जितनी जल्दी से OH निकल जाएगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनना, फिर सेकेंडरी बनना, फिर प्राइमरी बनना है। बेंजाइल, फेनाइल, एराइल जो हैं उनको भी आप ले सकते हो। पीछे तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ा चुके ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ा चुके। तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, कंडेंसेशन उतना, कंडेंसेशन मतलब वाटर निकलना, ऐसा समझ लो। डिहाइड्रेशन समझ लो, डिहाइड्रेशन अल्कोहल उतना ज्यादा होना। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है, डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा होना है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनना है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा होना है। तो यहां पर क्या है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करता है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और उसके बाद बेस टेक्स H+ फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। जब लीविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोकेटायन से बेस एडजेसेंट कार्बन से H+ लेगा। E1 का मतलब वो रिएक्शन, E1 का मतलब वो एलिमिनेशन रिएक्शन जिन रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। E1 रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। E1 रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट, हमेशा ध्यान रखना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। E1 रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। E1 रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। इसमें OH निकलेगा OH2O के फॉर्म में, और इंटरमीडिएट का आपको सीधे सीधे क्या करना है भाई, OH निकाल देना, कार्बोकेटायन बना देना। अब अगल बगल देखना है क्या शिफ्ट करा के, मतलब रीअरेंज करा के मोर स्टेबल बन जाएगा। अगर मोर स्टेबल बन रहा है तो मोर स्टेबल तक लेके जाओ, उसके बाद आप डिहाइड्रेट कराने की कोशिश करो। उसके बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोकेटायन बनने के बाद, कार्बोकेटायन बनने के बाद, कार्बोकेटायन बनने के बाद, कार्बोकेटायन बनने के बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है
वो हाइड्रोजन को हम निकालना चाहेंगे, और ऐसे हाइड्रोजन को निकालना चाहेंगे जिस हाइड्रोजन को निकालने पे मोर स्टेबल एल्कीन बने, जिस हाइड्रोजन को निकालने पे मोर स्टेबल एल्कीन बने। मैं आके बताता हूं आपको, डोंट वरी। तो पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप निकलेगा, लीविंग ग्रुप निकल के कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन होना है तो वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेस आएगा और बेस आके अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा और एल्कीन बना देगा। तो दो स्टेप प्रोसेस होती है, दो स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दो स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बोकेटायन। भले वो H2 बना, इसके बाद यहां से यहां तक जाने वाले स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप यहां पर जो होगा वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जब कभी भी इवन एलिमिनेशन करा रहे होंगे या जब कभी भी कार्बोकेटायन एलिमिनेशन में बन रहा होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जब कभी भी कार्बोकेटायन एलिमिनेशन में बन रहा होगा या जब कभी भी इवन एलिमिनेशन हो रहा होगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा होगा। और फर्स्ट जो स्टेप होगा, जो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, वही आपका आरएस स्टेप होगा, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उसी से हम डिसाइड कर लेंगे कि कितनी फास्ट रिएक्शन होने वाली है, कितनी स्लो रिएक्शन होने वाली है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा कंडेंसेशन वाटर रिमूव करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, कौन सा अल्कोहल कम वाटर को डिहाइड्रेट करेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वही मैंने समझाया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना है, बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करना है। क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन पर इसलिए नहीं डिपेंड करना है कि वो अगर फास्ट भी हो तो भी चलेगा, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप इसमें क्या होता है, OH का रिमूव करना। सर वो सर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी अपन देख के नहीं, सिर्फ आइडिया लगा लेंगे कि बॉन्ड की ब्रेकिंग वैसे यहां पर भी हो रही, बॉन्ड की ब्रेकिंग यहां पर भी हो रही, लेकिन हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो सर एलिमिनेशन होना ही होना है। यहां का पार्ट ही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ एक चीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, सिर्फ एक चीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बेस की कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करती है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। अगर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती, अगर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो इवन एलिमिनेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इवन एलिमिनेशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगर आगे हम बात करेंगे E2 एलिमिनेशन की तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। समझा? चलो, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और जब कभी भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट दुनिया में कहीं पर भी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, अगर दुनिया में कहीं पर भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो सर रीअरेंजमेंट जरूर होगा, मतलब एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सटेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ होगा। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ तो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ये हमारा रीअरेंजमेंट हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई, समझना, 1,2 हाइड्राइड की शिफ्ट हुई। जब कभी भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा। और फेवर बाय कब फेवर होगा? अगर बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, OH2 प्लस इज बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तब भी ये रिएक्शन इवन फेवर करेगा। अगर वीक बेस है तो भी ये रिएक्शन फेवर करेगी। सर ध्यान दो, वीक बेस इज HSO4 माइनस, टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए वीक बेस ने भी न्यूक्लियोफाइल काम नहीं किया है। टेम्परेचर ज्यादा था, यहां 160 170 टेम्परेचर होता है क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया जाता है, हम वही टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। वीक बेस था लेकिन टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए एलिमिनेशन फेवर किया। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कंजुगेट बेस वीक है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कंजुगेट बेस वीक है, वीक बेस है फिर भी एलिमिनेशन फेवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। वीक बेस है और उसके साथ साथ पोलर सॉल्वेंट है,
पोलर सॉल्वेंट है तो भी हमारा इवन 1 का फेवरेशन होता है, और हाई टेम्परेचर है तो भी हमारा लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए। लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है तो जल्दी से लीव करेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। टेम्परेचर हाई है, लीविंग ग्रुप अच्छा है तो भी कार्बोकेटायन अच्छा बनेगा। पोलर सॉल्वेंट है, लीविंग ग्रुप अच्छा है, टेम्परेचर हाई है तो भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। और वीक बेस है, टेम्परेचर हाई है, वीक बेस है, टेम्परेचर हाई है तो वीक बेस वहां कंबाइन नहीं होना चाहेगा, वहां से H को निकाल लेना चाहेगा क्योंकि टेम्परेचर वहां पर हाई है। दूसरा, अगर मोर देन 1 एल्कीन आर पॉसिबल, एक से ज्यादा एल्कीन फॉर्म हो सकती थी, एक से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता था। अगर एक से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है तो देन मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है सर, एक से ज्यादा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो मोर देन, जिस मेजर एल्कीन वो होगी जिसमें मोर स्टेबल एल्कीन होगी। जो मोर स्टेबल एल्कीन बन रही होगी, मोर स्टेबल एल्कीन बन रही होगी, मोर स्टेबल एल्कीन बन रही होगी तो वो मेजर एल्कीन होगी सर। मोर स्टेबल एल्कीन बन रही होगी तो मेजर एल्कीन होगी। और हमेशा सेडजफ एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। सेडजफ का मतलब होता है, आगे थोड़ा सा रुकेंगे, हम सेडजफ का मीनिंग आपको बताएंगे। थोड़ा सा रुकेंगे तो आपको हम सेडजफ का मीनिंग बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप नोट करो, मैं सेडजफ वाला पार्ट जल्दी से समझा दूं आपको तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये आप नोट कर सकते हो जितना मैंने समझा। अभी सर स्टार्टिंग है, अभी सर मजा आने वाली है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग ग्रुप लीव करेगा, उसके बाद बेस प्रोटॉन को लेके जाएगा। 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप यही नहीं, फर्स्ट स्टेप इज ये पूरा से पूरा जनरेट करना फर्स्ट स्टेप होता है। और ये रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, बेस की कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करती है, सिर्फ एक चीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिपेंड करती है। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। और दूसरा, कार्बोकेटायन अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट तो जरूर होगा। दुनिया में कभी भी कार्बोकेटायन बने तो उसका रीअरेंजमेंट जरूर कराएंगे। और उसके साथ साथ अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, वीक बेस होंगे, टेम्परेचर हाई होगा लिविंग ग्रुप के साथ साथ तो हमारा इवन एलिमिनेशन होगा। और अगर एक से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल है, एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है तो वह एल्कीन मेजर एल्कीन होगी जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी। वह एल्कीन मेजर एल्कीन होगी जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी। वह एल्कीन मेजर एल्कीन बनेगी जो हमारी मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उससे कुछ अच्छी सी बात एक और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं, अच्छा सा एग्जांपल है, उस पे हम काफी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे सर, काफी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, शायद समझ में आपको जरूर आएगा, ये गारंटी है। देखो जैसे हमने ये एल्कीन लिया CH3 CH3 एल्कीन लिया, सॉरी अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल है सर, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। इसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, कंसंट्रेटेड H+ के साथ हीट किया, H+ के साथ हीट करे, कंसंट्रेटेड लिखे ना लिखे तो भी हम डिहाइड्रेशन की बात करेंगे। सबसे पहले इसके साथ एसिड बेस हो जाना है, एसिड बेस हो जाना है, ये बन जाना है CH3 CH3 ऑक्सोकेटायन बन जाना है। ये हम बना के बार बार बता रहे हैं, बहुत ऐसी जरूरत नहीं है कि ऑक्सोकेटायन हमको हर जगह पर बनाना ही पड़े, आप डायरेक्टली भी रिमूव करके OH को कार्बोकेटायन बना सकते हो। उसके बाद क्या होगा, यहां से लिविंग ग्रुप ये बन जाएगा, लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CH+ और ये CH3।
एक कार्बोकेटायन ये जनरेट हो गया। बात को समझो, हमारा ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा। कार्बोकेटायन का अब रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कराएंगे। ध्यान से समझो, ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर सेकेंडरी से टर्सरी आ जाए, अगर सेकेंडरी से टर्सरी आ जाए, सेकेंडरी से टर्सरी आ जाए तो सर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए मिथाइल की शिफ्ट कराएं या हाइड्राइड की शिफ्ट कराएं? सर मिथाइल की शिफ्ट कराएं या हाइड्राइड की शिफ्ट कराएं? हमें आवाज आई है, आप बोल रहे हो हाइड्राइड की शिफ्ट कराएं, तो हम हाइड्राइड की शिफ्ट कराएंगे। दैट इज 1 to H माइनस शिफ्ट, 1 to H माइनस शिफ्ट कराएंगे, कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनाएंगे। ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया। सेकेंडरी से 3 डिग्री बन गया है मोर स्टेबल। पहले तो मोर स्टेबल हमने कार्बोकेटायन बना दिया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया सर, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना दिया। अब उसके बाद हम बेस डालेंगे जो HSO4 माइनस है। बेस का फंक्शन अपने आप ही होगा। देखो बेस का फंक्शन अपने आप होगा। बेस यहां से भी H निकाल सकता है, ये भी अल्फा है कार्बोकेटायन के लिए, ये भी अल्फा सर, ये भी अल्फा है, ये दोनों सिमिलर हैं और ये भी अल्फा है, डिफरेंट है सर। यहां से भी H निकाल सकता है और यहां से भी H निकाल सकता है सर, यहां से भी H निकाल सकता है, यहां से भी H निकाल सकता है। दोनों जगह से निकाल के अगर यहां से H निकालेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो यहां माइनस छोड़ देगा और माइनस प्लस इमीडिएटली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 फिर CH2 और CH3। अच्छा ये नहीं कि इधर से भी निकाल रहा और उधर से एक साथ दोनों तरफ से निकाल के 2 डबल बॉन्ड, नहीं नहीं, एक एक है। इधर से अगर रिमूव करेंगे H तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। 2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया सर, 2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, बस सर 2 एल्कीन। अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो कर सकते थे कि ये जो कार्बोकेटायन था यहीं पर बेस अटैक कर सके, यहीं पर जो बेस है यहीं पर अटैक कर ले, यहीं पर HSO4 माइनस बेस की तरह काम करे और इस H को निकाल दे। इस H को तो निकाल के ये आपने एल्कीन बना ही लिया। अभी पॉसिबिलिटी थी यहां से H अटैक कर H निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक एल्कीन हमारी ये बन सकती है, एक एल्कीन हमारी ये बन सकती है, एक एल्कीन ये बन सकती है और एक एल्कीन ये बन सकती है। बात को समझना, 3 एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें बात करना कौन सी मेजर एल्कीन होगी, कौन सी मेजर एल्कीन होगी। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहां पर बात करो तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर बात करो तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर बात करो तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होना है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होना है। 1 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत कम हाइपर कॉन्जुगेशन होना है। ये आपकी मेजर एल्कीन बन जाना है, ये आपकी मेजर एल्कीन बन जाना है। अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करेगा तो इसमें भी सिस ट्रांस नहीं है, इसमें भी सिस ट्रांस नहीं, इसमें भी सिस ट्रांस नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन विल बी 3। टोटल नंबर ऑफ एल्कीन विल बी 3। परसेंटेज वाइज बोलेंगे तो परसेंटेज इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। कितना होगा इसका कैलकुलेशन करने का यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज की। अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द एल्कीन तो दिस विल बी द एल्कीन, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। मैंने पीछे आपको बताया है एक सेटजेफ रूल, मैं यहां उसी को बात को लिखना चाह रहा हूं जिसको हम बोलते हैं सेटजेफ, या इसी को जेट्सो रूल भी बोलते हैं। सेटजेफ या जेट्सो रूल, सेटजेफ या जेट्सो रूल, ध्यान से समझना। सेटजेफ या जेट्सो रूल का मतलब यह है ऑलवेज formation of that alkene takes place, formation of that alkene takes place। ये एलिमिनेशन के लिए ही होता है ये रूल, बाकी किसी के लिए नहीं होता, एलिमिनेशन के लिए। ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ दैट एल्कीन टेक्स प्लेस विच इज क्या, मोर स्टेबल। ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ दैट एल्कीन टेक्स प्लेस विच इज
मोर स्टेबल, हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। ये एक्चुअली यही चीज हमने यहां पर समझाया कि यहां पर ये मोर स्टेबल थी, यहां पर ये मोर स्टेबल थी, ये मेजर एल्कीन थी, यहां पर ये मेजर एल्कीन थी। जेट्सो का थोड़ा सा एक्चुअली कंट्रोवर्शियल पार्ट है थोड़ा सा। सेटजफ ये बताते हैं, क्या बताते हैं पता है? सेटजफ बताते हैं पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर। याद करो हमने टाटोमेरिज्म में इसकी बात की। अब तब पुअर बिकम्स पुअरर का मतलब हुआ है कि गरीब और गरीब कर देना, गरीब को और गरीब करना। मतलब यहां कहने का मतलब है हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन, कार्बोकेटाइन बनने के बाद हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन which have less number of hydrogen, that carbon which have less number of hydrogen, hydrogen removed from that carbon which have less number of hydrogen, poor becomes poorer। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां से अगर हाइड्रोजन निकाले तो ये एल्कीन बन रही, यहां से अगर हम हाइड्रोजन निकाले तो ये एल्कीन बन रही, और यहां से हाइड्रोजन निकाले तो ये एल्कीन बन रही। बताओ कौन सी मेजर एल्कीन थी? वैसे सेटजफ और जेट्सो ने दोनों ने एक ही बात बताई है, कोई दूसरी बात नहीं बताई है। दोनों को एक ही तरीके से आप ले सकते हो। हमेशा हमारा प्रेफरेंस होगा, हमेशा हमारा प्रेफरेंस होगा कि मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहेंगे, हम मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहेंगे, उसको हम बोलते हैं सेटजफ रूल या जेट्सो रूल। एक और होता है हाफमैन रूल, जो जस्ट रिवर्स होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। वो कॉन्सेप्ट हम E1 में यूज नहीं करना चाहेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम E1 में यूज नहीं करना चाहेंगे। सर वो कॉन्सेप्ट हम E1 में यूज नहीं करना चाहेंगे, समझ गए? तो ये जेट्सो रूल था, सेटजफ था, दोनों ने एक ही चीज बताई है। हाइड्रोजन निकालने वालों की बात एक लोगों ने बताई, एक लोगों ने बताया मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन की बात किया। दोनों एक ही चीज है। हमेशा हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट पूछा हुआ तो हम मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा पार्ट था, ये छोटा सा पार्ट आपको समझ में आया होगा। यहां मैंने इस पार्ट पे डिस्कशन किया हुआ है। मैं हाफमैन रूल बाद में कहीं लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं, लिख देता हूं सर। हाफमैन रूल जो यहां पर हमको अप्लाई नहीं करना है, यहां पर E1 में अप्लाई नहीं करना है। हाफमैन रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट, वो हम कहां अप्लाई करेंगे वो हम बताएंगे, डोंट वरी, उसका यहां पर एप्लीकेशन नहीं, साथ में है तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। इसमें मोर स्टेबल लेस स्टेबल एल्कीन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मोर स्टेबल लेस स्टेबल एल्कीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाफमैन रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन which have, उल्टा इसके, which have more number of hydrogen, ये हाफमैन रूल कहता है। ये क्यों कहता है आगे बात करेंगे। एक्चुअली यहां कहने का मतलब है कि ऑलवेज मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव्ड, यहां कहने का मतलब है उनका कि वो हमेशा मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कराने की बात करते हैं। कहां करते हैं? पेशेंसफुली हम यहां इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ सेटजो और हाफमैन, सेटजो और जेट्सफ ही मिलेंगे। दोनों उल्टा है एक दूसरे के, क्यों है ये तो समझ गया होगा, और इसको हम आगे समझा ही देंगे आपको, ठीक है। तो दोनों साथ साथ लिए जाते हैं नाम, सेटजफ रूल या हाफमैन। E1 में हमेशा सेटजफ रूल अप्लाई करता है, E1 में हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। E2 में ऐसा नहीं कि E2 में ये होता है, E2 में ये भी होता है, और सर E2 में ये भी होता है, वो भी हम E2 आपको बताएंगे, इसके लिए आप घबराओ नहीं। तो अभी उम्मीद है ये सवाल कुछ, मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ मैंने समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से इसको आप नोट कर सकते हो।
देखो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन के आपके सामने लिखा हुआ कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क में देंगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन है, H प्लस के साथ हीट कर रहे हैं, H प्लस के साथ हीट कर रहे हैं तो पहला स्टेप है कार्बोकेटायन बनाना। एसिड बेस होगा, OH2 निकल जाएगा और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये CH2 प्लस बन जाएगा। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, मैं समझा, आप ट्राई करना उसके बाद जल्दी से समझना। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा मतलब ये क्या लगा हुआ है, CH3 लगे हुए, मतलब तीनों CH3 में मिथाइल का शिफ्ट होगा, मतलब ये क्या होगा 1 2 CH3 माइनस का शिफ्ट। जब ये शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा CH3 C CH3 प्लस और CH2 और CH3 यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, CH2 CH3 बन जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, बेस डालने की बात आएगी और बेस डालने की बात आएगी तो कंडेंसेशन की बात हो जाएगी, मतलब जो बेस होगा जहां से भी बेस आया होगा वो हो सकता है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हो, कंसंट्रेट फास्फोरिक एसिड हो, KCSO4 हो, कोई हो सकता है। तो ये बेस का काम है, यहां से भी H निकाल सकता है, यहां से भी H निकाल सकता है, लेकिन हमको एल्कीन मेजर, यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो मेजर एल्कीन हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट अल्फा कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पुअर बिकम्स पुअरर, तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगी और दिस विल बी द मेजर एल्कीन, दिस विल बी द मेजर एल्कीन, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट, ओके। और अगर एल्कीन बनाने की बात होता तो इधर से भी एक एल्कीन बन सकती थी जो कि मेजर माइनर प्रोडक्ट होता, ये आपका मेजर सिंपली है, ट्राई करो आप अच्छे से। यहां पर देखो 5 कार्बन की रिंग है, एसिड बेस हो जाएगा, 5 कार्बन की रिंग के बाद बाहर कार्बोकेटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन OH2 निकलने के बाद बन जाएगा, कार्बोकेटायन होगा 5 से 6 में चला जाएगा। सर यही बात है यहां पर, यहां याद करो अगल बगल बॉन्ड की शिफ्ट कराते थे, अगल बगल प्लस के बगल में प्लस लाते थे और बॉन्ड की शिफ्ट कराते थे, 5 से 6 मेंबर का कार्बोकेटायन बन गया। सर 5 से 6 मेंबर का बन गया, मोर स्टेबल बन गया, मोर स्टेबल बन गया क्योंकि स्ट्रेन मिनिमाइज है। और उसके बाद अब बेस का काम क्या होगा, बेस का काम कहीं से भी H निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस विल बी द प्रोडक्ट। इधर से निकालो, इधर से निकालो, जिधर से निकालो उधर से निकालो, कोई फर्क ना पड़ता हो। अभी देखो यहां पर, यहां का कार्बोकेटायन यहां के OH2 प्लस निकलने से बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा, बहुत पेशेंसफुली ध्यान देना, ये CH2 है और ये CH2 प्लस है जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री है सर, 1 डिग्री, 1 डिग्री है तो सर अभी 2 डिग्री में आएगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट से, 1 2 H माइनस शिफ्ट से ये 2 डिग्री में आएगा। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं CH प्लस और CH3, ये 2 डिग्री में आ गया, ये 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री में आ गया। सर 1 डिग्री था और 1 डिग्री से 2 डिग्री में आ गया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चला गया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चला गया। अभी एक ऑप्शन इसके पास बचता है, रिंग का एक्सपेंड करा देना, रिंग का प्लस के बगल में प्लस बना के एक्सपेंड कराना। सर जो मैंने बताया है पहले उसी को हम अप्लाई करना सीख रहे हैं, प्लस के बगल में प्लस बना देना, 5 से 6 मेंबर रिंग बन गई और ये CH3 हो जाएगी। अगर बिलीव ना होगा तो आप देख लेगा, यहां प्लस आएगा, जिस कार्बन से CH3 जुड़ा होगा उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आना है, प्लस आना है सर, प्लस ही आना है, प्लस आना है। उसके बाद ये फिर से सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से सेकेंडरी में गया है, लेकिन स्ट्रेन को मिनिमाइज कर दिया है। जब स्ट्रेन को मिनिमाइज कर दिया है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अभी सेकेंडरी से टर्सरी में जाएगा, यहां का H का क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट, 1 2 H माइनस शिफ्ट हो जाएगी, सेकेंडरी से टर्सरी में चला गया है सर, सेकेंडरी से टर्सरी में चला गया है और ये CH3 बन गया है और यहां प्लस आ गया। अब सर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है। और जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है तो अब सर बेस डालने की बारी आएगी।
बेस डाल के सर एलिमिनेशन करा दो, बेस डाल के एलिमिनेशन करा दो। यहां से भी एच निकल सकता है, यहां से भी एच निकल सकते हैं, दोनों जगह से बराबर निकलने की टेंडेंसी। यहां पर दो दो एच है और यहां पर 3 एच है। हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पुअर बिकम्स पुअरर। आप चेक भी करोगे तो मोर स्टेबल एल्कीन आपकी ये आएगी, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। कितने? 3, 2 5 और 2 7। अगर यहां सिर्फ डबल बॉन्ड बना दोगे तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। सर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसको आप सॉल्व करना है, इसको सर सॉल्व करना है आपको, इसको सर सॉल्व करना है, टर्सरी लेके जाना है, फिर एक्सपेंशन कराना है। क्या कराना है वो तुमको कराना है। कहो तो मैं करा दूं, क्या क्या करा दूं यार, ट्राई करते हैं सर। जगह कम हो गई मेरे पास, कोई बात नहीं। अभी ये हमारा रिएक्टेंट था, अभी ये हमारे पास रिएक्टेंट था, हमने H+ के साथ हीट किया था। इसी में तुमको दिख ही रहा होगा, ये OH2 निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। 4 मेंबर की रिंग है। पॉसिबिलिटी किसकी है कि ये रिंग एक्सपेंड करके 4 से 5 मेंबर में चला जाए। जहां प्लस बन रहा होगा उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस बन रहा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड प्लस और माइनस में टूट रहा होगा तो ये बॉन्ड जुड़ रहा होगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये आपका 2 CH3 एक ही कार्बन में लग जाने, 2 CH3 एक ही कार्बन पे लग जाने और यहां प्लस लग जाना। कौन सा कार्बोकेटायन बन जाना है? कौन सा कार्बोकेटायन बन जाना है? सेकेंडरी बन जाना है। सर पॉसिबिलिटी है कि ये सेकेंडरी से मिथाइल का शिफ्ट हो जाए, मिथाइल का शिफ्ट हो जाए तो सर टर्सरी बन जाएगा, और जब टर्सरी बन जाएगा मतलब प्लस यहां आ जाएगा और यहां CH3 है, यहां पर H है सर, यहां पर H है। पेशेंसफुली ध्यान देना यार, बहुत दुनिया की सबसे आसान चीजें हैं ये, इनसे आसान दुनिया में कोई चीजें नहीं। कार्बोकेटायन सेकेंडरी से टर्सरी में बन गया, ये 2 डिग्री था, 2 डिग्री से 3 डिग्री में बन गया। अब सर मोर स्टेबल बन गया। अब हाइड्रोजन निकालने की बारी आनी। इधर से निकालोगे 2 हाइड्रोजन है, इधर से निकालोगे 1 हाइड्रोजन है, इधर से निकालोगे 3 हाइड्रोजन है। पुअर बिकम्स पुअरर, मोर स्टेबल एल्कीन। तो ये H निकलेगा बेस डालने पे, बेस डाल दिया, बात को समझते रहना, बेस डाल दिया है, बेस डालने के बाद ये H निकलेगा और ये H निकलने के बाद जो एल्कीन बन जानी है वो ये CH3 बन जानी है और ये CH3 बन जानी है, ये हमारी मेजर एल्कीन बननी। अगर एल्कीन बनाने का क्वेश्चन आता तो यहां से भी H निकाल सकते थे, यहां से भी H निकाल सकते थे, ये 2 एल्कीन और बन जाती। उस समय ये कायरल डेवलप होता, कायरल डेवलप होता तो D और L का भी सवाल इसी में इंक्लूड हो सकता था, इसी में D और L का भी क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता था, इसी में D और L का क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता था। एक और इसी बात पे ई पार्ट बता देते हैं। ई पार्ट देखो, कार्बोकेटायन बना होगा, इसी में समझो, इसी में समझो, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप ट्राई करो उसके बाद सोचो सर, ट्राई करो उसके बाद सोचो। H+ के साथ हीट करके OH2+ निकल गया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन ये बन गया है, ये बन गया है सर, ये बन गया है। क्या होएगा सर, क्या होएगा? होएगा क्या होएगा? तो सर एक्सपेंशन होएगा। प्लस के बगल में बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ के 4 मेंबर से 5 मेंबर लेके आओ। 4 मेंबर से जब 5 मेंबर लेके आओगे तो इस तरीके से, इसके लिए सर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये प्लस बन गया, प्लस ये बन गया है सर, प्लस ये बन गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 4 से 1 5 बन गई सर, एक 4 वाली भी 5 में जा सकती। कैसे? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये जुड़ गया, 5 की 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। सर ट्राई करना आप, एक ऐसे 5 मेंबर रिंग बनेगी, एक ऐसे बनेगी। यहां पर प्लस लगाओ या यहां पर प्लस लगाओ, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। अब हमारे बेस डालने की बारी आती है, अब हमारे B- डालने की बारी आती। बात को समझो सर, बेस डालने की बारी आती है तो बेस यहां का भी H निकाल सकता है। यहां एक H है, यहां पर 2 H है, यहां पर भी 2 H है। सोचो सर, सोचो सोचो सोचो, कौन सा H निकलेगा, कौन सा H निकलेगा? सर सोचो
कौन सा H निकलेगा? पुअर बिकम्स पुअरर, मतलब पाई बॉन्ड यहां बन जाना है, पाई बॉन्ड यहां बन जाना है, तो आपकी मोर स्टेबल एल्कीन बन जाना है। अपने आप पुअर बिकम्स पुअरर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो अपने आप मोर स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। ये सर ब्रिज कार्बन है, लेकिन प्लेनर ब्रिज कार्बन है, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं, प्लेनर ब्रिज कार्बन है, कार्बो केटायन भी बना सकते हैं। ब्राइट्स रूल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री का अप्रोच करता हुआ नजर आने वाला है, आने वाला है। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन थे एलिमिनेशन के। अभी इसकी बात करो, ये सर तुम सॉल्व करोगे इसी के। ये 4-4 मेंबर रिंग थी, ये 5-5 मेंबर रिंग है, 4-4 मेंबर रिंग दोनों के दोनों 5-5 में एल्कीन बन गया। ये 5-5 मेंबर की रिंग है, कितने मेंबर एल्कीन बनेगा ये सर तुम सोच लेना। सर तुम सोच लेना, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है। इसमें एक्चुअली यहां पर पाई बॉन्ड है बीच में। अब इसकी हम बात कर ले तो सर सुंदर लगेगा हमें। उस क्वेश्चन को, एफ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व कर पाते हो तो हम समझ जाएंगे कि हम समझा पाए हैं, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो भी हम समझ जाएंगे कि हम समझा ही पाए हैं। आगे देखो, इसको देखो सर, इसको, ये अगर प्लस है, ये अगर प्लस है तो कोई एक OH2 प्लस मिलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। सर बिलीव ना करो सर, कोई एक OH2 प्लस बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा तो सर रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। जब कार्बोकेटायन बनेगा तो सर रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। 4 मेंबर रिंग से कितने मेंबर रिंग में जाएगी, ये सोचो, जल्दी से सोचो। सोच लिया होगा सर आसानी से कि 4 मेंबर रिंग से कितने में जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग में रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग का सर एक्सपेंशन हो जाएगा। समझो, रिंग का एक्सपेंशन ऐसे भी करा सकते हो, ये यहां से यहां 4 से 5 मेंबर रिंग में चली गई रिंग। ध्यान से समझना, 4 से 5 मेंबर रिंग में कैसे चली गई होगी मैं समझा रहा हूं। ये पाई बॉन्ड है, इस जगह पर प्लस आना है और यहां से जुड़ जाना है, यहां से जुड़ जाना है, जहां से जुड़ना है उस जगह पर, यहां पर ध्यान समझना, इस डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल में हमारा प्लस आ जाना है, यहां पर आ जाना है प्लस, और ये H है और ये आपका CH2OH है। समझना सर, सर समझना सर, बहुत आसान है। इधर से भी एक्सपेंड करा सकते हो, कहीं से भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब फिर क्या होगा, ये H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये CH2OH बन गया। सर एक एक स्टेप, दूसरे स्टेप में फिर ये एसिड बेस को H2 प्लस निकल गया, OH2 प्लस निकल गया तो ये पाई बॉन्ड, ये और ये CH2 प्लस बन गया, ये सर CH2 प्लस बन गया। सर फिर से एक्सपेंशन करा दो सर, फिर से इधर का तोड़ो चाहे इधर का तोड़ो, जहां का मर्जी हो वहां का तोड़ो, ये आपको एक्सपेंड होके 5 से कितने मेंबर रिंग बन जाना है, 6 मेंबर रिंग बन जाना है। एक पाई बॉन्ड यहां था, एक पाई बॉन्ड यहां था, और इसके बगल में यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। जहां से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज आना है, और ये H है, ये H है। फिर से जो बेस है, बेस है, जैसे यहां पर भी क्या था, यहां पर भी क्या था, हमने बेस डाला था, बेस है, यहां से H निकाल लेगा, यहां से H निकाल लेगा, तो एक सुंदर सा प्रोडक्ट आपके सामने जनरेट हुआ। बेंजीन रिंग ना याद रहे तो आप याद रखो सवाल को, बहुत एडवांस का पैटर्न है, मेंस से दूर दूर का, इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। मेंस का दूर दूर का, इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ट्राई करना। आप नहीं ट्राई होता है तो हमको बताना, आपको जरूर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो OH2 प्लस है, एक कार्बोकेटायन बना, रिंग का एक्सपेंशन हुआ, 3 से 4 हो गया, यहां सर डाउनस्ट्रीम रेजोनेंस नहीं, 3 से 4 हो गया, फिर OH2 प्लस बना, कार्बोकेटायन बना, फिर रिंग का एक्सपेंशन हुआ, 4 से 5 हो गया, और फिर कार्बोकेटायन बना, फिर रिंग का एक्सपेंशन हो गया, 5 से 6 होगा। फील करना सर, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और हर स्टेप में एलिमिनेशन होते जाना है, एलिमिनेशन होते जाना है। तो सर
बेंजीन बनता जाना है। दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो बेंजीन, आल्सो बेंजीन। ना समझ में आए तो सर हमसे पूछना, आपको जरूर समझ में आए। जो ट्रिक बताई है वही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी। नो डाउट ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आने चाहिए तुमको। अगर हम सिखा रहे हैं तो तुमको आने चाहिए सर ये सवाल। नेक्स्ट, ये कंपेयर करना रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। याद करो, रेट ऑफ even elimination, rate of dehydration of alcohol will depend on stability of carbocation. Rate of dehydration will depend on stability of carbocation. यहां कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी होगा, R1 रेट होगी। यहां कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है कार्बोकेटायन बनाने के बाद, इसमें रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां कार्बोकेटायन बनेगा सर, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, लेकिन एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, तो दैट कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल, दैट कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। तो R1 R2 R3 में रेट कंपेयर कर लो। R3 की रेट सबसे ज्यादा होनी है, फिर R2 की होनी है, फिर R1 की होनी। बहुत सिंपल सी बात है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे देखना, फिर एल्कीन क्या बन रही है ये बात नहीं देखना है। अगर रेट कंपेयर करना है तो इनिशियली जो कार्बोकेटायन बन रहा होगा, बात समझना। अगर रेट कंपेयर करना है इवन का, या रेट डिहाइड्रेशन का कंपेयर करना है, तो इनिशियली जो कार्बोकेटायन बन रहा होगा, इनिशियली जो कार्बोकेटायन बन रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना। रीअरेंज होके कार्बोकेटायन बनने की स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं करना। रीअरेंजमेंट के बाद हमें स्टेबिलिटी नहीं कंपेयर करना, रीअरेंजमेंट के पहले इनिशियली जो कार्बोकेटायन बन, नोट कर लेना, इनिशियली जो कार्बोकेटायन बन रहे हैं उनके हमको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेस पर रेट कंपेयर करना। प्रोडक्ट कौन से एल्कीन बनेगी डजंट मैटर। R3 R1 अगर इसमें पूछा जाए तो प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन का ये बनेगा, इसमें अगर प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये डिहाइड्रेशन का ये बनेगा, और इसमें प्रोडक्ट पूछा जाए तो सर बेंजीन का रिंग बन जानी है। हमने इस बेंजीन रिंग के बेस पे नहीं कंपेयर किया, हमने कंपेयर किया है कि कितना स्टेबल इनिशियली कार्बोकेटायन बन जाए विदाउट रीअरेंजमेंट। उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतनी ज्यादा। रीअरेंज होके क्या जा रहा है, कहां जा रहा है, उससे मतलब नहीं, रेजोनेंस नहीं, रीअरेंज होके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट थे, फिर भी अप्लाई करना, ट्राई करना, जरूर आएंगे सवाल, और इन कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करना। हम कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट से मजेदार क्वेश्चन हम आपको इसी लेक्चर में होमवर्क में असाइन करेंगे, इसी लेक्चर में हम होमवर्क में असाइन करेंगे। उनको आप ट्राई करना, सॉल्व करना। बहुत अच्छे से सवाल है, सब सर ओवर बियॉन्ड द लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ नई चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।